अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सेल की क्लास की 5th नंबर वीडियो है। और आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनकी उनका एजेंडा कुछ इस तरह है। तो चलते हैं अपने एजेंडा की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेल में जो स्टडी करना है आज वो है स्लाइसर्स। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। उसके बाद हम ये चीज़ चेक करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल की जो फंक्शनैलिटी है उसका क्या यूज़ है और उससे हम किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हम लोग फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग करते हैं उसके क्या हैक्स हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कुछ एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह लेफ्ट, मिड, राइट और लेन। ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो ये तीन तीन टेक्स्ट फंक्शन जो हम लोगों ने आज स्टडी करने हैं वो ये हैं। और लास्ट पे हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो सेल्स हैं उनको नेम, सेल्स और रेंजेस को नेम किस तरह कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो पहला सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्लाइसर्स का। तो अगर हम एक्सेल में जाए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्लाइसर का जो फंक्शनैलिटी है वो कहाँ पर मौजूद होती है। तो अगर हम इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पर ये टैब पे जाने के बाद राइट साइड पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस के। तो ये इसकी लोकेशन है, स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस की। तो ये चीज़ें हम लोगों ने आज स्टडी करनी है फर्स्ट टॉपिक में। अच्छा, तो अब नेक्स्ट ये सवाल पैदा होता है कि स्लाइसर्स होते क्या हैं। तो स्लाइसर बेसिकली किसी भी डेटा सेट के अंदर जो ग्राफ्स हो गए या पाइवट टेबल्स हो गए उसको स्लाइस करने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक डाटा सेट लिख के दिखाता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे क्लास, यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कहते हैं, ग्रेड। ग्रेड है जी 1 to 5 के दरमियान कुछ भी हमने लिखना है। तो यहाँ पे मैं नेम्स लिखता जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लासेस लिख देता हूँ 2 2 3 4 2 2। और यहाँ पे मैं सिटीज लिख देता हूँ, सिटी ए, सिटी बी, सिटी ए, सिटी सी एंड सिटी डी। और यहाँ पे उनके मैं मार्क्स एंटर कर देता हूँ, ग्रेड्स। ठीक है। अब मैं इसका बना लेता हूँ यहाँ से पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बनाने के बाद मैं यहाँ पे अगर यहाँ से इसका पाइवट टेबल जनरेट करता हूँ। उसके बाद मैं जब ओके करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का टेबल हमारे सामने आ जाएगा। तो अब मैं कुछ, यानी अगर मैं यहाँ से नेम वाइज अगर इसकी ग्रेड ले ग्रेड लेना चाहता हूँ तो ये मेरे पास एक टेबल बन गया है। अच्छा। अच्छा, अब ये जो टेबल है, इस टेबल को अगर हम चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से वो फिल्टर हो जाए, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सिटी का डेटा चाहिए, या मुझे किसी एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पाइवट टेबल्स के अंदर यूज करते हैं स्लाइसर्स का ऑप्शन। अच्छा, आप स्लाइसर का ऑप्शन किस तरह यूज करते हैं? आप पाइवट टेबल के किसी भी लोकेशन पे अपना माउस लेके जाते हैं, उसके बाद जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद स्लाइसर को क्लिक करेंगे और हम यहाँ से क्लास को सिलेक्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये मेरे पास क्लासेस की जो 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे एंटर की थी अपने डाटा में वो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ बटन्स आ गई हैं।
अच्छा, अब मैं जैसे किसी एक पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करता हूँ, जिस तरह मैं अगर यहाँ से क्लास नंबर 3 को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये देखें, ये क्लास नंबर 3 के सिर्फ डाटा सेट को उसने शो कर दिया है। तो इसी तरह अगर मैं क्लास 4 को अगर मैं यहाँ से सेट सिलेक्ट करता हूँ, तो वो उसने क्लास 4 वाला डाटा सेट सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने शोकेस करवा दिया है। इसी तरह अगर जैसे ही मैं क्लास 2 को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये देखें कि जो टेबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 2 वाली एंट्रीज स्लाइस करनी है। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी स्टेज पे अपना जो टेबल है उसको ओरिजिनल स्टेट पे लेकर जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो स्लाइसर के टॉप राइट कॉर्नर पे एक बटन होता है क्लियर फिल्टर का, इस क्लियर फिल्टर के बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारा टेबल वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चला जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम लोग सिटीज के हिसाब से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से स्लाइसर में, और इधर से सिटी को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे सिटीज के स्लाइसर भी हमारे पास बन के आ गए हैं। तो इसीलिए इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी का डेटा सिर्फ हमें चाहिए, तो उसमें पर्टिकुलर सिटी के को सेलेक्ट करूंगा, तो उसने जो पाइवट टेबल है उसने उस पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से उसको फिल्टर आउट कर दिया है। अब एक और इसमें बात नोट करने वाली है, वो ये है कि जब मैंने सिटी ए को सिलेक्ट किया, तो जो क्लास वाला स्लाइसर थे उसमें एक जो ऑप्शन है वो ग्रे आउट हो गया है। यानी इस मतलब बाकी दो ऑप्शन विजिबल हैं और तीसरा जो है वो थोड़ा नुमाया नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि सिटी ए में क्लास 2 और 4 सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, क्लास 3 एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए उसने स्लाइसर को स्लाइसर को उसने इस तरह प्रेजेंट कर दिया। इसी तरह जब मैं इधर से सी को सिलेक्ट करूंगा, तो अगर सी को जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 नुमाया रहेगी क्लास, और 3 और 4 जो क्लासेस हैं वो हमारे पास नुमाया नहीं रही। इसका मतलब है कि जो सिटी सी में सिर्फ सिर्फ क्लास 2 एग्जिस्ट करती है हमारे पर्टिकुलर डाटा सेट में। तो इसी तरह जिस तरह हमने इसको क्लियर फिल्टर किया था, उसी तरह हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, और तो ये हमारा जो टेबल है वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। अच्छा, और अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो स्लाइसर के ऑप्शन हैं मल्टीपल मल्टीपल बटन्स को एक साथ सेलेक्ट करें, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि किसी एक पर्टिकुलर बटन को सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल दबाएं, और किसी जो दूसरा सिलेक्ट करना है उस वाले बटन को क्लिक करें। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल दबा के जब दूसरा बटन प्रेस किया, तो उसने 4 और 2 को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं किसी एक नंबर को सेलेक्ट करता हूँ, जिसमें मैंने सिटी बी को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है मल्टी सिलेक्ट का, यहाँ से मैं मल्टी सिलेक्ट को चेक करूंगा। अब मैं जो भी नया नंबर नया ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, तो वो ऑटोमेटिक वो उसी के साथ अब सिलेक्ट हो ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन के दो मेथड हैं। इसके अलावा मल्टीपल सिलेक्शन और किस तरह कर सकते हैं, अगर हमें किसी कॉन्जेक्टिव ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिस तरह मैं ये चाहता हूँ कि जो सिटी ए और सिटी बी है वो सिलेक्ट हो जाए सिर्फ, तो मैं उनको ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी यहाँ से मैं सिटी ए से पकड़ के इसको जब मैं सिटी बी तक ड्रैग करूंगा, तो सिटी ए और सिटी बी वाले ऑप्शन सिलेक्ट हो गए हैं। और हम इस स्लाइसर्स में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप राइट टॉप कॉर्नर पे देखें, तो स्लाइसर्स के कुछ ऑप्शन साइड पे मौजूद हैं। इन ऑप्शंस का क्या मतलब है कि हम ये जो अभी स्लाइसर के जो कॉलम्स हैं वो एक ही है, तो यहाँ से अगर हम इस कॉलम को 2 करते हैं, तो ये स्लाइसर के कॉलम्स 2 हो गए हैं। इसी तरह ये हम अपनी डाटा सेट के मुताबिक, अपने डैशबोर्ड्स के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसी तरह इसको हम 4 भी कर सकते हैं, जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक। ये हो गया हमारा स्लाइसर्स का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, स्लाइसर के बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइमलाइंस का, वो भी स्लाइसर से मिलता जुलता है। अच्छा, तो अब टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट पे आने से पहले मैं इसी डाटा सेट में कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेता हूँ, और वो मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ पर मैं
एक मजीद कॉलम ऐड कर देता हूँ डेट का। यहाँ पे मैं डेट्स लिखता हूँ 6 जून, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 जून, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 अगस्त, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 नवंबर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 अक्टूबर। ये हमारे पास कुछ 5 डेट्स आ गई हैं। अब नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि इसी वाले पाइवट टेबल पे जाता हूँ। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है पाइवट टेबल एनालाइज पे। अब मैं पाइवट टेबल एनालाइज पे जाने के बाद चेंज डाटा सोर्स को सिलेक्ट करूंगा। चेंज डाटा सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं अब ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है मैंने ऐड किया था, उसको अपने पाइवट टेबल की रेंज में भी मुझे एडजस्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे जो शीट वन B1 से स्टार्ट हो रही है, इसको मैं बी की जगह ए लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब हमारे पाइवट टेबल की रेंज में जो डेट वाला कॉलम है वो भी एडजस्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं साइड पे, जहाँ पे मेरे पास जो डेट वाला कॉलम है वो भी हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हम अब टाइम लाइन से फिल्टर को देखना चाहेंगे कि किस तरह वो वर्क करता है। अच्छा, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो डाटा सेट है वो सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर एंट्रीज को पिक करे, उन पर्टिकुलर एंट्रीज को फिल्टर करे जो कि सिर्फ जून में एग्जिस्ट करती हैं, या वो किसी एक पर्टिकुलर डेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं इधर से पाइवट टेबल किसी भी एक जगह पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट को। इंसर्ट को क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे टाइमलाइन का। टाइमलाइन के ऑप्शन के बाद यहाँ पे डेट के ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। तो मेरे पास इस तरह का फंक्शन, इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये इस वाले बॉक्स में मैं यहाँ से अगर मैं जून सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये जून है। जैसे मैंने जून को सिलेक्ट किया तो उसने जून वाले जून के अंदर जो जितने भी एंट्रीज थी वो उसने स्लाइस कर दी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से जून की बजाय नवंबर कर देता हूँ तो उसने नवंबर वाली एंट्रीज को सिर्फ और सिर्फ फिल्टर कर दिया है। यहाँ से हम इसको क्लियर फिल्टर्स कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग इनको मल्टी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग करके भी, और दूसरा कंट्रोल दबा के भी। नहीं, तो कंट्रोल दबा के नहीं होगा, ड्रैग करके ही हम लोग उसको मल्टीपल मंथ्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथ्स के अलावा हम लोग ईयर्स और डेट्स को भी यहाँ पे अ, उनके बटन भी विजिबल कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ से अगर मैं मंथ के बजाय यहाँ से मैं जाता हूँ डेज में, तो ये मेरे पास डेज के ऑप्शन भी ओपन हो गए हैं। इसी तरह यहाँ से अगर मैं ये चाहता हूँ कि ईयर्स को फिल्टर करना चाहूँ, तो वो भी मैं यहाँ से ईयर्स को सिलेक्ट करूंगा। तो ईयर वाले फिल्टर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा डाटा सेट बहुत स्मॉल है, इसलिए हमारे जो टाइमलाइन फिल्टर्स हैं वो ज़्यादा ऑप्शंस शो नहीं कर, लेकिन जैसे जैसे हमारा डाटा सेट बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ही यहाँ पे टाइमलाइन चार्ट में टाइमलाइन जो स्लाइसर है उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन विजिबल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब टाइमलाइन में कुछ टाइमलाइन जो स्लाइसर है उसको कुछ यहाँ पे डिजाइन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके कलर्स चेंज हो सकते हैं, यहाँ से यानी अपनी मर्जी का कोई भी कलर हम रख सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी मर्जी का कस्टम कस्टम कलर्स भी अपने टाइमलाइन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अब जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट करके देखेंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, यानी कि स्लाइसर्स एंड टाइमलाइन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अच्छा, तो अब दोबारा चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अच्छा, तो अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डाटा सेट में जो वैल्यूज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट हो जाए, तो वो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू
अचीव कर सकते हैं। जिस तरह अगर मेरे पास 5 से 10 वैल्यूज है, जिस तरह मेरे पास ये 5 वैल्यूज है, अब इन 5 वैल्यूज में मैं ये मैं चाहता हूँ कि जो 3 से बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं वो ग्रीन हो जाएं, और 3 से छोटी छोटी जो वैल्यूज हैं वो रेड हो जाएं। तो वो ये मतलब एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की फंक्शनैलिटी है। तो अब मैं यहाँ से अगर मैं इसको देखूं, इसी वाले डाटा सेट पे अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ से मैं हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊंगा, और इधर से मैं ग्रेटर देन पे जाऊंगा, और ग्रेटर देन पे जाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा 3, और इधर से कर दूंगा ग्रीन, और ओके कर दूंगा। अब इसने हमारे जो डाटा सेट में जो 3 से ज्यादा वाली वैल्यूज थी उनको ग्रीन कर दिया है। इसी तरह मैं अगर 3 से कम वैल्यूज को रेड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं 3 सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ से मैं रेड सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ से तो हमारे पास जो डाटा सेट के अंदर जो 3 से कम कम वाली वैल्यूज हैं वो रेड हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कंडीशनल फार्मेटिंग के फर्दर फर्दर चीज़ों पे। तो मैं ज़रा डाटा सेट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यूज भी लिख देता हूँ। 3, ये देखें, जैसे जैसे मैं डाटा सेट एक्सटेंड कर रहा हूँ, वैसे वैसे जो मेरा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो रही है डाउन द रोज। तो अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की फर्दर मैं यहाँ पे बताता हूँ। फर्दर जो ऑप्शन है वो कैसे यूज करते हैं। तो बारी बारी पहले हम लोग देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर देन या पर्टिकुलर नंबर से लेस देन वैल्यूज को हाईलाइट करवाना है, तो हम इस वाले या इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नंबर एंटर करेंगे। तो वो वाले पर्टिकुलर नंबर्स जो कि उस नंबर से ज्यादा या कम होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह हम किसी दो नंबर्स के दरमियान वाले नंबर्स को अगर हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। यहाँ से हम बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे, अपर नंबर और लोअर नंबर देंगे, और उसके बाद जब ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैं अगर डेटा सेट लिखता हूँ 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 15, 20, 25 एंड 35। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो 10 से 15 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो वो कैसे होगा, यहाँ से मैं जाऊँगा हाईलाइट सेल रूल में, और हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा बिटवीन में। बिटवीन में जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में लिखूंगा 10, एंड सेकंड में लिखूंगा मैं 15, और ओके कर दूंगा। तो उसने अब हमारे डाटा रेंज में 10 और 15 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज थी उनको हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स आ गए। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि अपने जो पर्टिकुलर डाटा सेट में टॉप 10 या टॉप या बॉटम 10 वैल्यूज को अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो हम इनके थ्रू अचीव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं डाटा बार्स की तरफ। डाटा बार्स की तरफ आने से पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स को अगर हम ये चाहते हैं कि रिमूव करें, तो वो कैसे हो सकता है कि हम पर्टिकुलर यहाँ पे अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और यहाँ से क्लियर रूल्स में जब जाएंगे, और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट में जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जितने भी शीट में तमाम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स होंगे वो तमाम के तमाम हमारे जो रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। अच्छा, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं डाटा बार्स की तरफ। तो एक तो हमारे पास जो डाटा सेट होता है वो ये है कि, यानी अगर एक तो हमारे पास बार ग्राफ्स होते हैं जिससे हम डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं ग्राफ्स की सूरत में। दूसरा, अगर हम ये चाहते हैं कि सेल्स के अंदर ही बार ग्राफ्स बन जाए तो वो भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ से डाटा बार्स में जाएंगे। डाटा बार्स में जाने के बाद किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैंने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसने जो हमारे गिवन डाटा सेट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के हिसाब से बार ग्राफ्स बना दिए। इन वाली जो रेंजेस हैं इनको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ से मैनेज रूल में जाके, इधर से एडिट रूल में जाके, और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है उसको मैं यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 0 पे हो और जो मैक्सिमम है वो 100 पे हो, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखें, अब जो हमारा जो बार ग्राफ है वो 0 से लेकर 100 के दरमियान उसने बार ग्राफ को शो कर दिया। यानी इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा तो ये सेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, बाकी उसी हिसाब से जो उसकी परसेंटेज फील्ड है वो 100 के हिसाब से होगी। तो ये हो गया डाटा बार्स। तो डाटा बार्स के बाद मुख्तलिफ और भी ऑप्शन हैं, जिस तरह कलर स्केल्स हो गया, आइकन सेट्स हो गए, और इनको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हम लोगों ने आज स्टडी कर ली। नंबर 1 स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस, एंड नंबर 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल। अच्छा, पेस्ट स्पेशल क्या होता है? पेस्ट स्पेशल का मतलब ये होता है कि अगर हम ये चाहते हैं किसी एक नंबर को या किसी एक वैल्यू को अगर हम सिर्फ किसी यानी किसी एक उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे अगर पेस्ट कराना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग पेस्ट स्पेशल के थ्रू करा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले इस वाले रूल्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, फर्ज करें मेरे पास ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, और इस पे मैंने जो कलर्स लगाए हुए हैं, यानी इस पे मैंने येलो कलर लगाया हुआ है, इस पे मैंने रेड कलर लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर किया हुआ है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे जो ये तमाम के तमाम जो रोज हैं इनकी फॉर्मेटिंग अगले किसी यानी यहाँ पे मैं सेम फॉर्मेटिंग चाहता हूँ। यानी जो इस वाले ये वाले जो 3 नंबर हैं, ये वाले जो 3 रोज हैं, ये मेरे यही वाले कलर हों जो ये वाले हैं। या अगर मैं इसको मजीद बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूँ, इसको मैं क्या कहते हैं, पर्पल कर देता हूँ। अब एक तो तरीका ये है कि आप ये करें कि मैन्युअली हर एक कॉलम में जाएं और उस वाली पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके उन कलर्स को चेंज करें। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो उसके बजाय अगर इस वाली चीज़ को हम लोग पेस्ट स्पेशल के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? यानी हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हम जो ये वाली फॉर्मेटिंग है वो इन तमाम सेल्स में, इन तमाम कॉलम में अचीव करना चाहते हैं। यानी इस वाली पोजीशन पे तमाम के तमाम जो हों वो पर्पल हों, इस वाली पोजीशन पे तमाम के तमाम येलो हों, और यहाँ पे रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इस वाले को सेलेक्ट करूँगा, यानी जो हमारी गिवन रो गिवन कॉलम है, उसके बाद मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं डेस्टिनेशन कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं जाऊँगा राइट क्लिक। राइट क्लिक में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल को जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। इधर से मैं अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, जहां जहां पे पर्पल था वहां वहां पे उसने पर्पल को पर्पल फिल कर दिया, जहां जहां पे वाइट था वहां वहां पे उसने वाइट फिल कर दिया। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है कि इसके जो फॉर्मेट्स हैं उनको अगली कॉलम में कॉपी किया है और उसको अगली कॉलम में पेस्ट कर दिया है। सिमिलरली हम लोग पेस्ट स्पेशल से मजीद भी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे मैंने कोई लिस्ट लगाई हुई थी, डाटा वैलिडेशन की लिस्ट लगाई हुई थी, यहाँ पे मैं अगर
लिस्ट में लिखता हूँ रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और पिंक। ये मेरे पास 5 वैल्यूज है इसमें। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि सेम जो डाटा वैलिडेशन लिस्ट है वो इस वाले सेल पे भी अप्लाई हो जाए, और इस वाले सेल पे भी अप्लाई हो जाए, और इसके बाद इस वाले पे भी हो जाए, और ये 5 सेल्स पे सिमल्टेनियसली अप्लाई हो जाए। एक तो तरीका ये है कि आप तमाम जो 500 के 5 सेल्स हैं उनको बारी बारी सेलेक्ट करें। उसके बाद उन पे डाटा पे जाके तो बारी बारी हर एक सेल पे उसकी डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करें। दूसरा तरीका यह है कि हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले जो जिस पे डाटा वैलिडेशन ऑलरेडी लगी हुई है उस वाले सेल पे जाके राइट क्लिक राइट क्लिक पे जाने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, किसी एक सेल को सेलेक्ट करूंगा जिसमें हमने डाटा वैलिडेशन अप्लाई करनी है। उसके बाद मैं कंट्रोल दबाऊंगा। कंट्रोल दबाने के बाद मैं उन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक पे जाऊंगा। राइट क्लिक पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के बाद यहाँ पे ऑप्शन है वैलिडेशन का। वैलिडेशन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो इन तमाम सेल्स पे वो जो लिस्ट है वो अप्लाई हो गई है। तो ये हमारा हो गया डाटा वैलिडेशन का, कि डाटा वैलिडेशन हम किस तरह एक सेल से दूसरी सेल पे कॉपी कर सकते हैं। अब ये देखें कि इसमें जो वैल्यू है वो आगे कॉपी नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट जो डाटा वैलिडेशन है वो कॉपी हो रही है, वो पेस्ट हो रही है आगे। इसके अलावा डेट पेस्ट स्पेशल में और क्या क्या कर सकते हैं। अब ये अगर मैं इस वाले सेल्स में कुछ नंबर लिखता हूँ, जिस तरह यहाँ पे मैं 1 5 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 4 2 और 34, और यहाँ पे इनका मैं फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड भी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इस तरह कुछ भी डाटा सेट है मेरे पास, यानी जिसमें फॉन्ट और कलर डिफरेंट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसमें से जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ, यानी इसके जो नंबर हैं वो किसी दूसरे सेल में कॉपी हो जाए, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ना कॉपी हो। तो यानी ये जो 5 3 4 2 और 34 है, ये सिर्फ सिर्फ कॉपी हो किसी नई जगह पे, और जो नई जगह की फॉर्मेटिंग है वो उसी के मुताबिक रहे। यानी जो इसकी ऑलरेडी फॉर्मेटिंग है, यानी 11 कैलबरी और अनबोल्ड। अच्छा, वो अब किस तरह होगा, मैं इन तमाम नंबर्स को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से जाऊंगा राइट क्लिक। राइट क्लिक पे जाने के बाद कॉपी। कॉपी के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा किस यानी वाइट स्पेस पे जाने के बाद राइट क्लिक। राइट क्लिक पे जाने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है वैल्यूज की। तो जैसे मैं वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें सिर्फ उसने उनकी तमाम वैल्यूज को इस वाले सेल में कॉपी कर दिया है, लेकिन उसने जो फॉर्मेटिंग है वो इसी की पिक की है। तो ये हो गया हमारा पेस्ट एज वैल्यूज। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल की मदद से, वो वो मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसपोज। अच्छा, पेज स्पेशल के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये जो सेल्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये अभी लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, यानी रो वाइज कॉलम वाइज चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 5 नंबर हैं ये सेम रहे, लेकिन ये इस तरह पेस्ट हो जाए, यानी इसके ट्रांसपोज की तरह पेस्ट हो जाए। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इन वाले नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं किसी एक जगह पे जाऊंगा जहाँ पे हमने इनको रो वाइज पेस्ट करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा राइट क्लिक। राइट क्लिक में जाने के बाद पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के बाद लास्ट पे एक ऑप्शन आ रहा होता है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब ये देखें वैल्यूज सेम है, फर्क क्या हुआ कि ये अभी कॉलम वाइज चल रही है और यहाँ पे ये रो वाइज हो गई है।
और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल की मदद से। हाँ, तो पेस्ट स्पेशल की मदद से हम लोग और ये चीजें कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर को किसी, यानी तमाम नंबर्स के साथ अगर प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ कि ये 5 नंबर हैं, बल्कि मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ 5, 3, 3, 2 एंड 6। अच्छा, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो 5 नंबर हैं, तमाम के तमाम नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ ऐड होके जो रिजल्ट आए वो इनमें हो जाए। यानी जो नया रिजल्ट आना चाहिए वो, यानी मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम जो नंबर्स हैं वो 5 से प्लस हो जाए। यानी एक तरीका तो यह है कि हम बारी बारी हर एक में जाके 5+5 करें, 3+5 करें, लेकिन ये अगर हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी हो तो वो हम लोग नहीं अचीव कर सकते। तो उसका क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस नंबर को हमने इसमें ऐड करना है तमाम सेल्स में। उसके बाद यहाँ से जाएंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक पे जाने के बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे तमाम जो रोज हैं वो सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमने इनको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ से जाएंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल के बाद ये ऑप्शन आ रहा होता है ऐड का। जैसे मैं इसको ऐड को कलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा तो अब ये देखें, ये जो तमाम के तमाम नंबर्स में 5 उसने ऐड कर दिया है। और इसके अलावा हम ऐड के बजाय मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेम हम उसी तरह जाते हैं, इस वाले नंबर को सिलेक्ट करते हैं, यानी इसकी जगह अगर मैं 2 कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कॉपी करूंगा। उसके बाद इन तमाम नंबर्स को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से मैं जाऊंगा मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में जब मैं जाऊंगा तो ये जो नंबर 2 है, इसको ये तमाम जो नीचे वाले नंबर थे उसके साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा। जैसे ये देखिएगा, जैसे मैं ओके करूंगा तो ये देखिए ये तमाम के तमाम रिजल्ट में जो ये वाला नंबर है ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट पेस्ट स्पेशल का। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेल शीट फॉर्मेटिंग हैक्स। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें किसी भी एक्सेल शीट के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है उनमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और वो किस तरह किसी भी एक्सेल शीट में किसी भी एक्सेल शीट में वो अपना रोल प्ले करती है। तो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं कि जो फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोग जो फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग में जो चीज़ें हैं वो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोज और जो कॉलम्स हैं उनको हम किस तरह, उनकी हाइट या विड्थ किस तरह हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ या हाइट अगर चेंज करनी है तो हम उसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर रो है तो रो हाइट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से 25 में सिलेक्ट कर दूंगा। इसी तरह अगर कोई कॉलम है तो कॉलम के टॉप से सिलेक्ट करेंगे जब ये एरो आएगा, और राइट क्लिक, और यहाँ से कॉलम विड्थ में यहाँ से चेंज करके 17 कर सकता हूँ। अच्छा, ये चीज होगी कि कॉलम विड्थ और रो हाइट किस तरह एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिंग में और क्या चीजें आ जाती हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये जो कुछ जगह पे जो ये जो ग्रिड्स होते हैं ये रिक्वायर्ड नहीं होते। यानी कुछ इस तरह की शीट्स होते हैं जिसमें हमें ये जो यह टोटली वाइट स्पेस चाहिए होती है। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, यानी यहाँ से व्यू में जाते हैं, व्यू में जाने के बाद ये जो शो वाला पेन है, यहाँ से अगर मैं ग्रिड लाइन को अनचेक करूँ तो ये जो ग्रिड्स हैं ये तमाम की तमाम रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह ग्रिड लाइंस को भी रिमूव किया जा सकता है। और इसके अलावा हम फॉर्मेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं, तो वो वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट, या अगर हमें ये किसी भी एक शीट में कुछ एक्सटर्नल कोई पिक्चर या कोई भी चीज़
इंपोर्ट करनी हो तो वो कैसे होगी। उसको करने के लिए पहले हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद तो पिक्चर में जाके दिस डिवाइस, और उसके बाद यहाँ से हम अपनी पर्टिकुलर पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे ये वाली पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इधर से इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा तो ये मेरे ये जो एक्सेल है इसके अंदर ये पिक्चर इंपोर्ट होगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अ, इस पिक्चर की भी सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके अलावा यहाँ से हम मुख्तलिफ शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये दोबारा हम इलस्ट्रेशन में जाएं तो ये शेप्स में हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, जिस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह। तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर शेप को हमने यूज़ करना है तो यहाँ से मैं उस शेप को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इसको ऐसे ड्रा करेंगे। अच्छा, हम नेक्स्ट आ जाए इस वाली शेप के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से इसकी अगर कलर है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। अब ये टेक्स्ट इसलिए नहीं लिखा जा रहा क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हुआ है। तो मैं कंट्रोल ए करूंगा और यहाँ से टेक्स्ट फिल में जाके इसको जैसे ब्लैक करूंगा तो ये जब मेरा टेक्स्ट है वो विजिबल हो गया। और इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जो ये टेक्स्ट है इसको हम सेंटर में भी कर सकते हैं। तो अब सेंटर दो किस्म का होता है। एक सेंटर होता है हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये जो कि नीचे होता है यहाँ पे। और एक चीज होती है वर्टिकल सेंटर, यानी ये मिडल एंड सेंटर। तो ये दोनों अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो दोनों हिसाब से सेंटर में आ गया इस टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब, इस टेक्स्ट बॉक्स के रिस्पेक्टिव। अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर दोबारा से चेंज करूँ या इसको अगर येलो कर दूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल दरमियान में आ गया है इस टेक्स्ट बॉक्स के। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फर्ज करें अगर ये दो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक यहाँ पे है और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स मेरा इधर है, और इसी तरह चौथा थोड़ा सा इधर जा रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तमाम के तमाम जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो एक लाइन में आ जाए। या अगर मैं इधर से कुछ और भी ऐड कर लेता हूँ, इलस्ट्रेशन में जाके शेप्स में जाके यहाँ पे सर्कल को ऐड कर लेता हूँ और उसको भी यहाँ पे ले आता हूँ इसके ऊपर, ये इस तरह बने हुए हैं। ठीक है, और ये इधर इसके दरमियान में है। तब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तमाम के तमाम जो शेप्स हैं वो एक, यानी वो तमाम के तमाम एक लेफ्ट पे आ जाए। यानी यानी लेफ्ट उनका तमाम का सेम हो जाए। तो वो कैसे होगा, हम तमाम शेप्स को बारी बारी सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा के इनको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है अलाइन का। अलाइन को सिलेक्ट करके इसको लेफ्ट को क्लिक करेंगे तो इसने जो तमाम सेल्स हैं, जो तमाम शेप है उसको लेफ्ट अलाइन कर दिया है। इसी तरह अगर यहाँ से अगर मैं इसको राइट पे करूँगा तो जो सबसे ज्यादा राइट पे होगा उस शेप के हिसाब से बाकी सारे शेप राइट पे चली जाएंगी। यहाँ से अगर मैं लाइन को क्लिक करूँ, यहाँ से राइट को सिलेक्ट करूँ, तो ये तमाम की तमाम शेप्स हैं वो राइट पे चली गई हैं। इसके अलावा आप शेप्स को रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से एक तो ये जब शेप को सिलेक्ट करें तो टॉप पे उसके ऑप्शन बना होता है रोटेट का। इसके अलावा रोटेट करने के लिए यहाँ से रोटेट का बटन इधर भी आ रहा होता है। मोर रोटेशन ऑप्शन में जाके हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स को 30 डिग्री पे रोटेट करूँ तो वो भी हम यहाँ से रोटेशन ऑप्शन में जाके 30 सेलेक्ट करेंगे तो ये जो शेप है ये 30 डिग्री पे रोटेट हो गई है। इसी तरह अगर मैं -30 करता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। तो ये होगी शेप की रोटेशन। और इसमें क्या आ जाता है, और इसमें ये आ सकता है कि जो फ्रीजिंग पेन, हम यानी पेन्स को फ्रीज कैसे करते हैं। यानी ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि किसी
एक पर्टिकुलर जो रोज है, एक पर्टिकुलर कॉलम है, वो अगर हम स्क्रॉल भी करें तो वो हाइड नहीं होनी चाहिए हो, यानी तो वो भी हम लोग कर सकते हैं एक्सेल में। इस तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, और उसके बाद ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं मजीद टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ तक। अच्छा, अब मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ये अपनी स्क्रीन को नीचे करूँ, यानी मूव डाउन करूँ, तो ये जो टेक्स्ट है ये गायब ना हो। तो वो कैसे होगा? हम उस यानी यहाँ पे सिलेक्ट रो, बॉटम रो को सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस रो तक हमने हाइड नहीं करवाना, यानी हमारी जो रो नंबर 4 है वहां पे हम कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ से जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्रीज पेन्स का। ये फ्रीज पेन्स को मैं जब सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें, अब अगर मैं इसको स्क्रॉल भी करता हूँ तो जो पहली 3 रोज है वो फ्रीज हो गई है। इसी तरह फ्रीज पेज में मजीद हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो पहली 2 कॉलम्स हैं वो भी फ्रीज हो जाए, यानी ये 2 कॉलम्स और ये 3 रोज, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना कर्सर रखूंगा, यानी C4 पे। अब मैं दोबारा से फ्रीज पेज करूँगा, यहाँ से फ्रीज पेज। तो अब ये देखिएगा, अगर मैं इसको नीचे भी स्क्रॉल करता हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह अगर मैं इसको राइट पे लेके जाता हूँ, जो पहली 2 रोज कॉलम्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हो गई है। तो ये फंक्शनैलिटी होती है फ्री स्पेस की। और इसके अलावा यहाँ पे पेज की 3 टाइप्स होती हैं, वो इस तरह, अभी हम लोग नॉर्मल व्यू में है। ये हमारा पेज ब्रेक व्यू होता है, और ये हमारा पेज लेआउट व्यू होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स हम तीनों में से कोई एक यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली ये बता रही है कि यहाँ पे हमारा जो पेज है वो खत्म हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा जो पेजेस की लेंथ है वो भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको ये पेज ब्रेक व्यू में जाऊँ और यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करूँ, तो ये देखें इसने 2 पेजेस हमारे क्रिएट कर दिए हैं, पेज 1 और पेज 2। अगर मैं ये चाहता हूँ कि तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे आ जाए, तो मैं दरमियान वाली लाइन को ड्रैग करूंगा राइट की तरफ। और अब ये देखें, अब जो पेज है वो एक ही बन गया। तो इसको अब प्रिंट कैसे कर सकते हैं, आप PDF में कैसे सेव कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Ctrl+P दबाना पड़ेगा। Ctrl+P जब मैं प्रेस करूंगा तो ये देखेंगे तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन है वो एक ही पेज पे आ गई है। इसको अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा, तो ये देखें, ये हमारा हो गया पेज ले प्रिंट प्रीव्यू। तो इसको जब जैसे मैं प्रिंट करूंगा, तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये PDF में इस वाले पेज को सेव कर देगा। तो ये हम अपने डाटा सेट के मुताबिक अपने जो पेजेस हैं उनकी लेंथ और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम पेज लेआउट व्यू में जाएं तो साइज भी हम पेज का चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अभी लेटर है तो हम इसको A4 कर सकते हैं, और यहाँ से अपनी पेज की ओरिएंटेशन और मार्जिन वगैरह भी अगर एडजस्ट करने हैं तो वो भी इधर से कर सकते हैं। तो ये होगी पे एक्सेल शीट की फॉर्मेटिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है लेफ्ट, मिड एंड राइट। और लास्ट में फिर हमारा रह जाएगा नेमिंग सेल्स एंड रेंजेस। तो सबसे पहले हम शीट न्यू शीट में चलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जिस तरह उस्मान लिख लिया। अ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABCDEF। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं ये नेम लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं अहमद लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकरम। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे
यानी ये हमारे कुछ 5 नाम है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नया सेल है, नया कॉलम है, उसमें इस कॉलम में से पहले 3 या पहले 2 लेटर सिर्फ प्रिंट हो, रिटर्न करे। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वाले सेल की बेस पे रिजल्ट ये आना चाहिए, यू इसका ये और इस तरह। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हाँ फंक्शन यूज होता है लेफ्ट का। उसका सिंटेक्स क्या है? इक्वल्स टू लेफ्ट। लेफ्ट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगा के अब वो ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर तक हमें प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये देखें, इसने जो इस वाले टेक्स्ट में पहले 2 कैरेक्टर्स का करेक्टर्स रिटर्न कर दिया है। इसको अगर मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो तमाम के तमाम जो सेल्स हैं, कॉलम्स है, उसने उसके पहले 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 2 करेक्टर्स उसने प्रिंट कर दिए हैं। इसी तरह अगर मैं लास्ट से 2 करेक्टर्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? लेफ्ट वाले फंक्शन के बजाय राइट वाला फंक्शन यूज करूंगा, इक्वल्स टू राइट। यहाँ से मैं उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कॉमा लगा के 3 प्रेस करूंगा और ओके करूंगा। और इसी को अगर मैं ड्रैग डाउन टू द बॉटम करूंगा तो ये देखें, इसने अब इस वाले टेक्स्ट में से लास्ट 3 करेक्टर्स जो राइट से थे वो प्रिंट करा दिए। इसी तरह हमारे पास अगर बड़ा कोई टेक्स्ट है, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD, ठीक है, ये एक टेक्स्ट है। और दूसरा टेक्स्ट है 1 2, यहाँ पे मैं दूसरा भी लिख लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का है। या बल्कि मैं दोबारा से आपको कोई और एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ, 4 3 2, आगे ए, उसके बाद 1 2 3, और दूसरे पे है जी 5 3 1 बी, और आगे है 1 2 1, फिर आगे है 6 1 3 सी, आगे है 2 1 5। ये कुछ इस तरह का डाटा सेट है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन तमाम जो अ, इन तमाम जो टेक्स्ट में से दरमियान से, यानी दरमियान से जो ये वाला है ना, -A, ये हमने इसमें से अलग करना है। यानी अगर यहाँ पे मैं चौथा नंबर पे लिख लेता हूँ 5 2 5 और डी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 1 3। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इस वाले टेक्स्ट में से सिर्फ और सिर्फ ये A B C और D और इसके साथ डैशेस प्रिंट हो। तो वो हम किस तरह प्रिंट करेंगे? वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बिड का फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बिड लिखूँ, बिड लिखने के बाद वो पूछ रहा है किस टेक्स्ट में से हमने अब एक्सट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास जो टेक्स्ट है वो है A1। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद वो पूछ रहा है स्टार्ट किधर से करना है, तो मैंने स्टार्ट करना है तीसरे करेक्टर से, क्योंकि ये देखें डैश हमारी तीसरे करेक्टर के बाद आ रही है। तो मैं जो स्टार्ट नंबर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, और उसके बाद 3 के बाद वो पूछ रहा है कितने करेक्टर्स तक आगे लेके जाना है। तो अगर आप देखें डैश के बाद कितने हैं, और 2 और है, 1 और 2, यानी टोटल 3 करेक्टर्स हमने प्रिंट कराने हैं 3 के बाद। तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा और ओके करूंगा। सॉरी, यहाँ पे मैं 4 से शुरू करूंगा। यहाँ पे ये देखें 1 2 3, और फोर्थ नंबर पे डैश है। और उसके बाद कितने आगे प्रिंट कराने हैं? 3। तो इसको मैं ओके करूंगा तो ये देखें, यहाँ से इसने -A को प्रिंट कर दिया है। इसी को भी अगर मैं ड्रैग डाउन टू द बॉटम करता हूँ तो ये देखें, इसमें से अब उसने वही तमाम नंबर्स प्रिंट किए हैं जो कि चौथे नंबर से स्टार्ट हो रहे थे और छठे तक जा रहे थे, यानी डैश, डी और डैश। तो ये ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेफ्ट, राइट एंड बिट फंक्शंस का। अच्छा, लास्ट पे जो हमारी रह गया है वो रह गया है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सेल रेंज को नाम किस तरह दे सकते हैं, और उस नाम देने से हम लोग किस तरह उसका फायदा उठा सकते हैं। जिस तरह अगर मेरे पास कुछ नेम, कुछ यहाँ पे रेंजेस हैं, पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेमिंग सेल्स एंड रेंजेस। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ,
एक्सेल पे, यहाँ पे मगर इधर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और इधर कुछ नाम है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, नंबर लिख देता हूँ कुछ, 6 7 10 15 20 और 25। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार सेकंड नंबर लिख देता हूँ, सेकंड नंबर। उसके मैं फिर इस तरह कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो रेंज है इसको एक नाम देना, नाम हो जाए। तो मतलब उन, यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो तमाम की तमाम नेम्स वाली रेंज है इसका कोई एक नाम हो जाए। तो वो कैसे देंगे? यानी मैं ये पहले क्या करूँगा, इन तमाम नेम्स को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं नेम्स को जैसे ही सिलेक्ट करके, यानी मैं चाहता हूँ कि A2 से लेकर A30 तक जितने भी नंबर हैं उसका कोई एक पर्टिकुलर नेम हो जाए। तो मैं इनको सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे जो राइट लेफ्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे बॉक्स है, इसमें मैं उसका यहाँ पे नाम लिख दूंगा। जिस तरह मैं अब लिख सकता हूँ नेम्स। नेम्स जब मैंने लिखा है तो ओके किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस पूरी रेंज का एक नाम हो गया है। तो मैं अगर दोबारा से इसको सिलेक्ट करूंगा, तो जब नेम जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट किया तो उसने तमाम नामों को सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं इन वाले नंबर्स को अगर मैं नाम देना चाहता हूँ तो वो कैसे दूंगा, इधर से मैं 30 तक सिलेक्ट करके, और इधर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स 1। इसी तरह मैं दूसरे वाले नंबर में जाता हूँ 30 तक, और इनको मैं लिख देता हूँ मार्क्स 2। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैं इन नेम्स का फायदा क्या हुआ है? इन नेम्स का ये फायदा हुआ है कि अब मुझे अगर मैं इस वाले नंबर्स को अगर मैं सम करना चाहूँ तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है कि इक्वल टू सम, उसके बाद इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं ये करूंगा, तो वो हो जाएगा थोड़ा लंबा प्रोसीजर। अब क्योंकि हमने इस वाली रेंज को एक नेम दे दिया है तो इस नेम की वजह से भी हम इसका सम मालूम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम नंबर्स का एक सम आ जाए जो फर्स्ट वाले नंबर में, तो वो कैसे आएगा? इक्वल्स टू सम, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स 1 और ओके कर दूंगा। तो अब उसने इन तमाम नंबर्स का सम फौरन मालूम कर दिया है। इसी तरह अगर मैं इसमें अगर मैं नंबर मजीद एंटर करता जा रहा हूँ तो ये देखें, इसने जब तक वो मार्क्स 1 वाली रेंज खत्म नहीं होती तब तक वो इस सम को ऐड करी, यानी इस सम की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह इसी तरह हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर सिमिलरली मार्क्स 2 को भी इसी तरह सम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाले जो कॉलम के नंबर हैं वो प्लस हो जाए, तो वो कैसे होगा? यहाँ से इक्वल्स टू सम मार्क्स 2, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैं अगर इसको नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ तो वो जो सम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने इस पूरी रेंज का एक नाम दिया था जो कि नाम है मार्क्स, जो नाम क्या था, मार्क्स 2। ये देखिए यहाँ पे इसका नाम है मार्क्स 2। तो जब भी मार्क्स 2 का सम यानी इज इक्वल टू सम मार्क्स 2 लिखेंगे तो इस तमाम रेंज को सम करेगा एक ही बार में। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम इकट्ठी सम हो तो वो कैसे होगी? अब बजाय हम पूरी रेंज लिखने, पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के, हम क्या करेंगे, सम, उसके बाद पहले लिखेंगे मार्क्स 1, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे मार्क्स 2 और ओके कर देंगे। तो ये देखें मेरे पास दोनों कॉलम्स का सम आ गया। तो ये बेसिकली फायदा था रेंजेस को नेम करने का, और उसको यू उसको अपने डेटा सेट में और फार्मूलाज में यूज करने से हम लोग किस तरह फायदा उठा सकते हैं। सिमिलरली अगर इसका अगर हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से मैं इन तमाम रेंज को सिलेक्ट करने के बजाय सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं प्रोडक्ट लिखूंगा और इधर से मैं मार्क्स 1 लिख के ओके कर दूंगा। तो ये इसने जो तमाम इन नंबर्स का
मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया एक ही बारी में। तो ये हो गया लास्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर का था, लिविंग सेल्स एंड रेंजेस। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर कोई भी आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कुछ भी इशू है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।